हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर्स। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको इसको टाइम निकाल के ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ये मैंने एक समराइज़ वीडियो बनाई है, जो भी लोग आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं जॉब करने के लिए और या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, तो उनके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसको मैंने 3 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि रेसिडेंट कौन है और नॉन रेसिडेंट कौन है। अगर आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई तो आपको फिर टैक्सेबिलिटी में कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि यही मेन पॉइंट है नॉन रेसिडेंट के केस में। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि रेसिडेंट की टैक्सेबिलिटी क्या है और नॉन रेसिडेंट की टैक्सेबिलिटी कहाँ पे बनती है। थर्ड पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें हम आपको बताएंगे कि इंडिया में कौन सी इनकम है जो रेसिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी और नॉन रेसिडेंट के केस में भी टैक्सेबल होगी। तो आइए देखते हैं अपनी इस वीडियो में पहले पार्ट। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस फर्स्ट पार्ट। तो अब हम समझते हैं कि रेसिडेंट कौन है, क्योंकि जो डेफिनेशंस हैं रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की, उसी के बेस पे आपकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगी, जो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो इसलिए रेसिडेंट की डेफिनेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बंदा रेसिडेंट नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। तो इसलिए हमें रेसिडेंट की डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा क्लियरली समझना पड़ेगा। तो अगर आप इंडिया में आए हैं और आप 182 डेज इंडिया में स्टे करते हैं या उससे ज़्यादा स्टे करते हैं, तो आपका जो कैटेगराइजेशन होगा इनकम टैक्स में वो रेसिडेंट होगा और आपको रेसिडेंट माना जाएगा उस प्रीवियस ईयर में, और इनकम टैक्स में जो टैक्सेबिलिटी होगी वो उसी के हिसाब से डिसाइड होगी। अगर आप इंडिया आए हैं और आप सिर्फ 60 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, यानी पर्टिकुलर ईयर में, तो एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी कि उससे पिछले 4 साल आप 365 डेज या उससे ज़्यादा स्टे किया है आपने या नहीं किया है। सपोज़ अगर हम देखते हैं अभी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 23-24, अगर आप वहाँ उस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया आते हैं और आप 60 डेज या उससे ज़्यादा स्टे करते हैं, तो आप रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे जब तक आपकी जो दूसरी कंडीशन है, यानी उससे पहले 4 साल में अगर आप 365 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में आपने स्टे किया है, जब ही आप रेसिडेंट माने जाएंगे। तो बेसिकली या तो आप 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में हो उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे, या अगर आप 60 दिन उस प्रीवियस ईयर में रुके हैं और उससे पहले 4 सालों में आप 365 डेज या उससे ज़्यादा रुके हैं, तो भी आपको रेसिडेंट माना जाएगा। तो ऐसे तो मैं हमेशा रेसिडेंट होऊंगा। अगर मैं अभी इंडिया से बाहर चला जाता हूँ जॉब के लिए, तो मेरी दूसरी कंडीशन तो हर बार क्वालिफाई करेगी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं और आप इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन आप एब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, तो जो सेकंड कंडीशन है वो आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर आप 182 डेज इंडिया में नहीं थे उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, तो आपको रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तो आई थिंक रेसिडेंट की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे रेसिडेंट के केस में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक टर्म आती है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR। ये क्या बोला है? अभी तो हमने रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट समझा था, अब आपने एक नई डेफिनेशन निकाल दी RNOR। तो अब इसी को समझ लेते हैं RNOR क्या है। देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल जो कि नॉन रेसिडेंट है और वो 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से 9 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसका जो स्टेटस था वो नॉन रेसिडेंट था, तो वो पर्सन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। यानी अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा उस प्रीवियस ईयर में, तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल RNOR जब कहलाया जाएगा अगर वो पिछले 9 सालों के अंदर उसका जो स्टेटस था वो नॉन रेसिडेंट था, यानी वो इंडिया में 182 दिन नहीं रुका है पिछले 9 साल में, वो नॉन रेसिडेंट था, तो भी उस बंदे का कंडीशन RNOR होगा। लेकिन इसमें एक सेकंड कंडीशन और उसको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अगर वो पिछले 7 सालों में इंडिया में 729 डेज या उससे कम उसने स्टे किया है, तो ही वो RNOR माना जाएगा। यानी पहली कंडीशन अगर उसकी है, अगर वो 10 में से 9 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में नॉन रेसिडेंट था, जब भी वो RNOR माना जाएगा। या अगर वो पिछले 7 सालों में 729 डेज या उससे कम स्टे किया है उसने इंडिया में, तो भी वो RNOR माना जाएगा। यानी इन दोनों कंडीशन में से कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो ही वो RNOR माना जाएगा। अब हम आते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन के केस में। भाई, बाहर का बंदा तो नॉन रेसिडेंट ही है, लेकिन जो इंडियन बाहर जा रहा है वो किस केसेस में नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाया जाएगा,
तो बड़ा सिंपल सा है, अगर वो इंडियन ओरिजिन का बंदा है और उसकी अबाउ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है जो हमने डिस्कस की है रेसिडेंट ऑन RONOR के केस में, तो वो बंदा नॉन रेसिडेंट इंडियन माना जाएगा और उसकी टैक्सेबिलिटी उसी हिसाब से डिस्कस होगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द सेकंड पार्ट। सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो लोग हैं जो फॉरेन नेशनल्स हैं और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उनके पास इंडियन पासपोर्ट था, या उनके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स थे, या उनकी स्पाउस इंडियन सिटीजन रही है। तो उस केस में वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहेंगे, यानी उनका इंडिया से कोई ना कोई कनेक्शन था। अब टैक्सेबिलिटी समझ लेते हैं, जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है फर्स्ट पार्ट में, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इंडियन और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो उनकी टैक्सेबिलिटी क्या डिफरेंस है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन वो डेफिनेशन जो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दोनों पार्ट मैंने मर्ज करके आपके लिए बनाए हैं। तो अगर आप इंडियन रेसिडेंट हैं तो आपकी जो इंडिया में इनकम है या इंडिया से बाहर जो इनकम है, तो वो दोनों इनकम आपकी इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। तो समझ लो रेसिडेंट की डेफिनेशन इतनी क्रूशियल क्यों है। यानी अगर मैंने कोई फॉरेन में इनकम अर्न की है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और मैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में था, तो इसका मतलब मैं रेसिडेंट हूँ। और अगर मैं रेसिडेंट हूँ तो मेरी इंडियन इनकम प्लस मेरी बाहर की इनकम उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होगी। अब इसको हम कैसे, दो जगह टैक्सेस अगर हमने दिए हैं तो DTA में हम उसको कैसे क्रेडिट लेंगे, वो मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देखकर वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसका हमें बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब पॉइंट ये है कि आपको दो जगह टैक्स नहीं देना है। अगर आपने बाहर कहीं टैक्स दिया है तो इंडियन गवर्नमेंट का एक DTA साइन होता है उस कंट्री के साथ, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको उस पर टैक्स रिलीफ देगी। उसका एक प्रोसीजर है जो आप किसी CA के साथ या किसी प्रोफेशनल जो टैक्स फॉरेन टैक्सेशन में डील कर रहे हैं उनसे मिलके आप डिस्कस कर सकते हैं, और वो आपको उसका क्रेडिट दिला देंगे। तो दो टैक्स अगर आपने कहीं दिए हैं तो उसका क्रेडिट आपको इंडिया में मिल जाएगा, उसका कोई पॉइंट नहीं है, उसके लिए कोई आपको वरी नहीं करना है। उसके लिए आपको अपने CA से मिलना है और वो आपका क्रेडिट दिला देगा। अगर आप NRI हैं और आपने जो इनकम इंडिया में अर्न की है वही टैक्सेबल होगी, यानी जो इंडिया से बाहर आपने इनकम अर्न की है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है NRI के लिए। अगर वो रेसिडेंट नहीं है तो वो बंदा सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स देगा। अब आते हैं RNOR, यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इस केस में भी जो उसकी इंडियन इनकम होगी वो ही टैक्सेबल होगी इंडिया में, जो इंडिया के बाहर की इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होगी। यानी ये दोनों केसेस में हम बच गए हैं। सिर्फ रेसिडेंट वाला केस है जिसमें हमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपने CA से मिलना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये समझते हैं, अगर आप RNOR हैं और आप इंडिया वापस आ जाते हैं किसी कारण से, आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, आप इंडिया आ गए हो, तो यहाँ पे इनकम टैक्स आपको 3 साल देता है कि आप वो RNOR का स्टेटस 3 साल के लिए मेंटेन कर सकते हो। और अगर RNOR का स्टेटस आप मेंटेन कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी इंडिया में, इंडिया से बाहर की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है RNOR के केस में, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द पार्ट 3। सो इनकम जो हम अर्न कर रहे हैं इंडिया में या एक्रू कर रहे हैं, वो कौन कौन सी इनकम है वो डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 9 जो है इनकम टैक्स का, वो हमें बताता है कि आपका चाहे स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस आपका रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट इंडियन हो, अगर ये इनकम्स आपकी आ रही हैं इंडिया में तो वो टैक्सेबल इंडिया में होगी। सबसे पहली इनकम है, अगर आपकी सैलरी आ रही है इंडिया से, अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। अगर आपकी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है और आप सर्विस जो है आउटसाइड इंडिया में भी दे रहे हैं, जब भी वो आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी। अगर कोई इंडियन कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है, तो आप चाहे इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया के बाहर रह रहे हैं, वो भी इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी। अगर आपका कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उस केस में भी आपका इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में या एसेट्स है और वहाँ से कोई इनकम आ रही है, सपोज रेंट आ रहा है, तो वो भी आपका इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है या एसेट्स आपके इंडिया में है, वो आप ट्रांसफ़र करते हैं और कैपिटल गेन जनरेट होता है, तो वो भी आपका इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई रॉयल्टी, इंटरेस्ट या फीस पे करती है, तो वो भी आपका इंडिया में टैक्सेबल होगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे डिस्कस किया है रेसिडेंट के बारे में, नॉन रेसिडेंट के बारे में, और एक डिफरेंट टॉपिक जो आपके लिए नया होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इस वीडियो में आप डेफिनेशन अच्छी तरह समझ चुके हैं रेसिडेंट की, नॉन रेसिडेंट की,
इस डेफिनेशन के हिसाब से ही टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगी इंडिया में। अगर आपके टैक्सेस इंडिया में भी और फॉरेन कंट्री में भी लग रहे हैं तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। DTA का प्रोविज़न है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का। हमारी कंट्री ने बहुत सारे डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के लॉट साइन किए हुए हैं, एग्रीमेंट साइन किए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। और अगर आपने वहाँ भी टैक्स पे किया है और रेसिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग इंडिया में भी आपका टैक्स लग रहा है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने CA से डिस्कस कीजिए, वो आपको उस टैक्स का क्रेडिट यहाँ पे दिला देगा। अगर आपका रिफ़ंड बनता है तो रिफ़ंड आ जाएगा, अगर आपका कोई टैक्सेस बन रहे हैं तो उसमें वो माइनस हो जाएगा जितना टैक्स आपने बाहर की कंट्री में पे किया है, और यहाँ पे आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं पहली बार और वो काफ़ी डाउटफुल हैं कि हमारी टैक्सेबिलिटी कैसे बनेगी, तो ये वीडियो उनको एक छोटा सा रिलीफ दे सकता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका कोई इस तरह का कंसर्न है तो आप किसी फॉरेन टैक्सेशन एक्सपर्ट से जाके मिलिए, अपने CA से बात करिए, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों को डील करने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के लिए फॉरेनर्स की या NRI की। तो आप उनसे हेल्प लीजिए। ये वीडियोस आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे सकती है, आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकती है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, हमेशा किसी एक्सपर्ट से आप एडवाइस ज़रूर लीजिए। सो होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और जिन भी लोगों को डाउट्स हैं उनके डाउट को क्लियर कीजिए। थैंक यू।